एक इंसान एक रिकॉर्ड बनाता है। पुलिस वाले खुशी खुशी आते हैं उसके रिकॉर्ड को कंफर्म करने के लिए, लेकिन आने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसका बॉडी बिल्कुल ऐसे कंकाल बन के एक जगह पर रखा हुआ था। जानिए कैसे। इसके पीछे का रीजन सुन के आप पागल हो जाओगे। और क्या आपने कभी इतना बड़ा पेंगुइन देखा है जो कि इंसान के हाइट के बराबर हो और बादलों में ऐसा यूएफओ टाइप एक इंसान को दिखा? जानिए इसके बाद क्या हुआ। एक ग्रुप को एक जंगल में एक पेड़ कुछ ऐसा मिला हाथ के शेप का। इसके पीछे की बात जान के आप चौंक जाओगे। और ये छोटा सा पेड़ जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 800 साल पुराना पेड़ है। और क्या आपने कभी उस कंकाल के बारे में सुना है जो कि कुछ ऐसा दिखता है? वैज्ञानिकों को ये जमीन के अंदर सारे सोने और ज्वेलरी के साथ मिला। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और क्या पिछला जन्म और अगला जन्म रियल होता है? जानिए ये सब और ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 11, इंडिया में टूरिज्म का बिजनेस फ्लरिश करता है। ये तो आपको पता ही होगा। इंडिया में इतने सारे घूमने के प्लेसेस हैं इसीलिए। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मान लो कोई बड़ा हार्ट का सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी कोई कराए तो 6 से 7 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन वही अमेरिका में इसका कॉस्ट आप देखोगे 1.5 करोड़ लगभग एवरेज प्राइस है एक हार्ट बाईपास सर्जरी का। तो फैसिलिटी तो वही है, वर्क तो वही हो रहा है। एक अच्छा लेवल का डॉक्टर अगर भारत में रह के हार्ट बाईपास सर्जरी कर रहा है तो यही चीज तो अमेरिका में हो रहा है, लेकिन कीमत 20 गुना ज्यादा है। तो क्या है कि बहुत सारे लोग दुनिया भर से यही कारण के चलते भारत में मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए आते हैं और इसको कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। 80 कंट्रीज से लगभग 15 से 20 लाख लोग हर साल आते हैं। यानी रोज लगभग विश्व भर से इंडिया में 5 से 6 हजार लोग आते हैं रोज यहाँ की सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए। फैक्ट नंबर 10, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये क्या होता है? देखो, कोई भी 2 कंट्री है जैसे कि मान लो इंडिया चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इनका बॉर्डर होता है एक जगह पे जहां पे 2 कंट्रीज सेपरेट होते हैं। तो ये बॉर्डर का एरिया जो होता है ये कई कंट्रीज आपस में ऐसे हाथ मिला के रखती है कि देखो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर मेजर टूरिज्म का भी एरिया है, लोग बॉर्डर आते हैं देखने, तो एटलीस्ट हम इस जगह को मिलिटराइज्ड नहीं करेंगे क्योंकि लोग आते हैं घूमने, इस जगह को हम लोग डीमिलिटराइज्ड रखेंगे। तो इसी को डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। बॉर्डर का इलाका को जहां पे लोग आते हैं देखने के लिए बॉर्डर को, उसको बोलने के लिए तो डीमिलिटराइज्ड कहा जाता है। यानी वहां कोई भी वेपन, कोई भी लड़ाई किसी तरह का दोनों कंट्री में से कोई कंट्री इनिशिएट नहीं करेगा, इसके लिए वेपन ही नहीं रखते हैं। ऐसा इमेज बना हुआ है लोगों के मन में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? असल में वो लोग तब भी बॉर्डर वाले एरिया में भर भर के हथियार रखते हैं कंट्रीज, ताकि थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी हो तो बैकअप रहे कम से कम। जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर है, वहां पे मान लो घूमने आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का कोई बॉर्डर है, टूरिस्ट प्लेस भी है, तो ऐसा तो ऑफिशियली कोई नहीं जानता कि वो लोग रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कहा तो जाता है डीमिलिटराइज्ड, लेकिन ऐसा मानना है कई एक्सपर्ट्स का कि दोनों कंट्रीज सीक्रेटली वहां पर वेपन्स रखते हैं। और फैक्ट ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है उसका नाम ही है मिलिटराइज्ड जोन, और वो विश्व का सबसे हेविली मिलिटराइज्ड जोन है। मतलब जितने भी आप कंट्रीज के बॉर्डर देखोगे सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट देश है और वो बॉर्डर का एरिया सबसे हेविली मिलिटराइज्ड है, डिस्पाइट द नेम ऑफ डीमिलिटराइज्ड जोन बोलने के लिए। फैक्ट नंबर 9, हिरोशिमा नागासाकी। ये बोलने से क्या आपके मन में आता है? न्यूक्लियर वेपन आता होगा, क्योंकि जापान ही एक इकलौता कंट्री है जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को फेस किया है, जो कि सब इंसान के मन के डीप कोने पे कहीं ना कहीं है कि न्यूक्लियर लड़ाई होगा तो पूरा विश्व खतरे में आ जाएगा। तो ये फिलहाल जापानी अनुभव किया है और किसी भी देश में लकीली न्यूक्लियर हादसा नहीं हुआ है। तो आप लोगों में से बहुत लोग कहते हो कि हम लोग डिपिक्शंस तो दिखाते हैं, रिक्रिएटेड सीन्स तो दिखाते हैं, क्या कोई एक्चुअल फोटो है, फैक्ट्स आपके पास जो कि आप दिखा पाओ जापान में जब बॉम्ब गिरा था उसके बाद? तो देखो, ज्यादातर कैमरास जो कि थी ग्राउंड पे उस समय जब ये बॉम्ब हुआ और साउंड निकला कुछ सेकंड्स बाद, तो बहुत लोग अपना कैमरा ऑन कर लिया, लेकिन 99% कैमरास जो थे वो गल गए थे इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट। और जो कैमरास गले नहीं भी थे वो खराब हो गए थे हीट के चलते और इंटेंस शॉक के चलते। लेकिन क्या आपको लगता है सारे कैमरास एक तो बचा होगा? तो जी हाँ, कुछ कैमरास बचे थे जो कि फोटोज लेने में सक्षम हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेस्क्यू टीम को बाद में वो कैमरा सही हालत में मिला। तो ये जो
फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक एक्चुअल फोटो है जो कि वहां के एक नागरिक ने लिया था, और जहां पे गिराया गया था वेपन वहां से कई 100 किलोमीटर दूर से ये फोटो लिया हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आ रहा था उसके घर के तरफ, तभी उसने ये फोटो को क्लिक किया और ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल फोटो बन गया जापान का। गिराने के 20 मिनट बाद का ये फोटो है, मतलब गिराने के बाद वो शॉक धीरे धीरे बढ़ रहा था, स्लो स्लो क्लाउड्स बढ़ रहे थे, और 20 मिनट बाद देखो कितना चौड़ा हो गया क्लाउड, और इवेंचुअली जब उसके घर के पास पहुंचता है तो वो भी मर जाता है, लेकिन उसका कैमरा बच जाता है। फैक्ट नंबर 8, हम लोग इतने बार सुनते हैं कि शार्क मछली इतनी बड़ी होती है, इंसान से इतना बड़ा होता है, उसका हार्ट हाथी के बराबर होता है, ये वो, तो क्या कभी किसी शार्क ने इंसान को खाया है? क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड केस है? तो आपको पता है, भले ये सुनने में आपको ऑब्वियस लगे कि शार्क इंसान को खाया होगा, इतिहास में कितनी बार हुआ होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। पता है, पूरे विश्व भर में शार्क अटैक का नंबर आप सुनोगे तो बस 12 या 15 आएगा। इंसान को निगल गया है ये दशक में 1-2 बार होता है। तो एक देखो आप, ये इंसान जो कि हॉस्पिटल में भी हंस रहा है, और ये इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये इंसान शार्क के पेट के अंदर जाके बाहर आया है। जी हाँ, ये है माइकल पैकार्ड जो कि अमेरिका के हैं। इनको अमेरिका के मैसाचुसेट्स में शार्क ने निगल लिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे उन्हें निगला तो अब तो वो अंदर पेट के लिक्विड में पूरा मिल गए हैं। मूवीज में तो कैसे डिपिक्ट करते हैं, जेली टाइप के पेट में होता है, ये एक्चुअल में इस इंसान ने उस चीज को देखा है अंदर जाके। अब घुसने के बाद इनको लग रहा था कि अब ये गए, अब शार्क के पेट के अंदर आ गया कोई इंसान, तो कोई भी होप रहेगा कि वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। 100 में से 1 बार ऐसा हो सकता है कि निकाल दे। लकीली गॉड ने इनका सुन लिया। इनके जो दोस्त थे वो भी डर गए थे कि अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन लकीली फाइनली 40 सेकंड पेट में रहने के बाद एक वेव आया जिसमें कि शार्क ऐसे जंप भी किया, और शार्क ने अपने मुंह से उनको वापस उल्टी करके निकाल दिया लगभग 40 सेकंड बाद। और इतना जो हाहाकार मचा उनके शरीर में, इधर उधर घूमे वो इतना, तो इससे बस उनका जो नी था, घुटना, वो टूट गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। अमेजिंगली, घुटना टूटना कोई बड़ा बात नहीं जब आप शार्क के अंदर हो। 40 सेकंड्स तक थे, इसलिए उनका पूरा बॉडी पे इफेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो ज्यादा देर तक, मान लो 5-10 मिनट में रहते तो वो मर जाते ऑक्सीजन की कमी से, या फिर जो लिक्विड था पेट में वो उसका जब स्किन पे असर होगा उससे वो जल जाते अंदर ही। लेकिन ये बच गए। देखो हॉस्पिटल में कैसे हंस रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग पूछेंगे कि ये कर क्या रहे थे? ये समुद्र में डाइव कर रहे थे, जो सूट पहन के डाइविंग करते हैं वो। और डाइवर का हमेशा रिस्क होता है कि कोई बड़ा मछली आएगा तो वो डाइवर को अटैक करेगा, और ज्यादातर शार्क्स नहीं करती है अटैक, लेकिन कुछ कुछ शार्क डायरेक्टली आती है और खा लेती है। ये इंसिडेंट कितना हॉरिफिक होगा शार्क के पेट में जाने के बाद, थोड़ा सा आप इमेजिन करो तो लगेगा कि कितना अजीब था ये। सोचो कि आपको शार्क ने निगल लिया है और आप उसके पेट के अंदर हो, और फिर आपको ऐसे ही वापस फेंक दिया, फिर आप बाहर निकल गए। फैक्ट नंबर 7, साल 2010 में एक खबर आई जापान के टोक्यो के ऑफिशियल लोगों को कि हमारे शहर में एक ऐसा इंसान है जो कि मिसाल है हेल्दी फूड का, और इंसान कितने दिन जी सकता है उसका। सोगेन केटो नाम था उनका, और कहा जाता था कि ये टोक्यो के सबसे ओल्डेस्ट इंसान है। इनका 111वां बर्थडे था उस दिन, और ऑफिशियल्स को लगा कि हमें गिफ्ट लेके जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पूरी दुनिया अब आपको देख रही है न्यूज पे कि आप टोक्यो के ओल्डेस्ट पर्सन हो। वो लोग गए उनके घर। पहला बात, उनका अपार्टमेंट लॉक था और वो अंदर से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, तो वो किसी भी तरह फिर अंदर गए गेट खोल के। उन्हें कुछ फिशी लग रहा था कि क्या हुआ उनके साथ। अंदर जाके वो देखे कि एक बेड पे स्केलेटन पड़ा हुआ है। अब वो कौन था? वो क्या सोगेन काटो ही थे? तो डीएनए एविडेंस से ये पता चला कि वो सोगेन काटो ही थे, और कंकाल इसीलिए था, बॉडी इसीलिए गायब हो गया था क्योंकि उस बेड पे 30 साल से उनका शरीर रखा हुआ था। 30 साल। एविडेंस और जांच से ये पता चला कि लगभग 30 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार के लोगों ने दुनिया को ये नहीं बताना चाहा कि वो मर गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोगेन काटो जो थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको पेंशन मिलना था, और पेंशन उसी को मिलता है जो कि जिंदा है अभी, और उनका पेंशन काफी हाई था। तो 30 साल से उनका डेड बॉडी को छोड़ दिए उनके परिवार वाले, वो लोग कहीं चल गए, और दुनिया को यही पता था कि सोगेन काटो वहीं पे रहते हैं। ये ऐसी घटना है जिसपे बिलीव नहीं होता है, इसलिए इंडिया की सरकार देखना अब लाइफ सर्टिफिकेट मांग रही है। यानी जितने भी, अगर आपके घर में किसी को पेंशन मिलता है तो उनको हर साल अपना प्रूफ जमा करना होगा कि वो जिंदा है, ताकि उनके जाने के बाद कोई और इलीगली पेंशन को ना ले पाए। अब पूरे दुनिया भर में बहुत सारे सरकारों ने यही किया है। बॉडी को जब वो लोग रख के गए तो उसके 3-4 साल बाद बॉडी का सारा जो मांस होता है वो गल गया होता है, वो एक तरह से जा चुका होता है। बॉडी को स्केलेटनाइज्ड होने में, जी हाँ, स्केलेटनाइजेशन होने में
3 साल लगता है, 3-4 साल से ज्यादा लगता है। यानी बॉडी रखने के 5-6 साल बाद उनका स्केलेटन वहीं पे खड़ा था। तो अब सवाल ये आ रहा है कि स्केलेटन जो है वो भी लाइफ टाइम थोड़ी रहेगा, कुछ सालों में तो वो भी डस्ट में बदल जाएगा, है ना। लेकिन स्टडीज के हिसाब से स्केलेटन जो है वो ऑलमोस्ट सेंचुरी रहता है। बोन जिससे बनता है उसको डिटेरियोरेट होने में लगभग 80 से 90 साल लग जाते हैं। यानी उनको जब बेड पे रखे थे उसके 100 साल बाद उनका पूरा बॉडी का कोई एविडेंस बचेगा ही नहीं। ये होता है पूरा बॉडी का एक टाइम लाइन। 5-6 साल में मांस हट चुका होता है, सिर्फ स्केलेटन रहता है, और स्केलेटन जो होता है वो भी धीरे धीरे गायब होता है हवा में, लेकिन 80 साल लग जाता है पूरी तरह से साफ होने में। तो ये था बॉडी का स्केलेटन के बारे में इन्फो। लेकिन उनके परिवार के बारे में बोले तो अब क्या ही बोले। पेंशन लेने के लिए 30 साल तक ऐसे बेड पे स्केलेटन रखा हुआ था। उस दिन पुलिस नहीं जाती तो पता भी नहीं लगता उनको। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी इतना बड़ा पेंगुइन देखा है जो कि इंसान के साइज का हो? लगभग 40 मिलियन साल पहले ऐसे पेंगुइन्स होते थे। इनको मॉन्स्टर पेंगुइन्स कहा जाता था और इनके अवशेष और हड्डियां न्यूजीलैंड में पाई गई है। 5 फीट 5 इंच से लेकर 6 फीट तक इनका हाइट होता था। फैक्ट नंबर 5, ऐसे क्लाउड्स कभी कभी आसमान में दिखते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, और इन्हें फ्लाइंग सॉसर क्लाउड्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक यूएफओ टाइप के दिखते हैं। दुनिया भर में कई जगह पे ऐसे क्लाउड्स दिखते हैं जो कि ऐसे यूनिक शेप के होते हैं, और अक्सर इसको देख के लोग डर जाते हैं कि क्या एलियन स्पेसशिप है, एकदम उसी शेप का है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बस एक नेचुरल फेनोमेनन है। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं, ये कंप्लीटली लॉजिकल है, एक कोइंसिडेंटल रेयर क्लाउड शेप है। फैक्ट नंबर 4, यूके का जो सबसे लंबा पेड़ था इंग्लैंड का, वो एक स्टॉर्म के चलते डैमेज हो गया था। वहां का सबसे लंबा पेड़ का रिकॉर्ड जिस पेड़ पे था पूरे यूनाइटेड किंगडम, पूरे इंग्लैंड के एरिया में, तो फिर वो तो डैमेज हो गया था, आधा पेड़ टूट गया था, पेड़ मर चुका था। आर्टिस्ट सिमोन और रुर्की के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो कि पूरे धरती पर कहीं नहीं किया गया है। वो उस पेड़ पे चढ़ के एक रियलिस्टिक शेप बनाते हैं जिससे कि लोगों को याद रहे कि ये पेड़ यूके का सबसे लंबा पेड़ था एक वक्त पे। तो फिर वो एक हैंड शेप बना देते सबसे ऊपर, ताकि ऐसा डिपिक्ट हो कि वो पेड़ हाथ निकाल रहा है और उसके अंदर की इच्छा है कि वो आसमानों को छुए, उसको लंबा होने की इच्छा है, उसका हाथ आसमान पे टच हो रहा है, ऐसा टाइप का फील आए। तो एक ऐसा स्कल्पचर उन्होंने बना दिया जैसा कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह है विश्व का सबसे बड़ा हैंड शेप्ड ट्री, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि असली पेड़ पे बनाया गया था, और ये परफेक्टली हैंड की तरह दिखता है। इसमें जो हाथ में लाइंस होते हैं, वो रिंकल्स होते हैं, सारे आपको एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखेंगे। द जायंट हैंड ऑफ रिनवे कहा जाता है इसको। फैक्ट नंबर 3, अपने 100-200 साल पुराने पेड़ों को देखा होगा। एक इंसान का जीवन 100 साल तक होता है एवरेज, 100-110 से ज्यादा कोई नहीं जी पाता है नॉर्मली। बट पेड़ पौधे जो होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर भी जान होता है, वो 200-500 साल तक जी लेते हैं। लेकिन ऐसे भी कई पेड़ है जो कि 700-800 साल तक जीते हैं। जैसे कि बॉन्साई ट्री के बारे में आपने सुना ही होगा, मैंने आपको बताया था, नहीं सुना तो जान लो। छोटा पेड़ जो होता है, एक गमले के साइज का पेड़ या फिर गमले से थोड़ा बड़ा, उसको बॉन्साई ट्री कहते हैं। मतलब बड़ा पेड़ जो कि छोटे रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। बहुत यूनिक टाइप के रियल लाइफ प्लांट्स होते हैं, बॉन्साई ट्री कहा जाता है इसको। तो जापान में ये ट्री है शिकाइन, और इसे मेंटेन किया है चुनियो कोबायाशी ने। और ये पेड़, ये जो बॉन्साई ट्री है छोटा सा, एक एक्चुअल लिविंग पेड़ जो अभी भी सांस ले रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑपोजिट टू इंसान ऑक्सीजन, यू नो। ये 800 साल पुराना पेड़ है, 800 साल पुराना बॉन्साई ट्री है ये। इटाली में भी एक ऐसे ही बॉन्साई ट्री रखा हुआ है। बॉन्साई ट्री में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बॉन्साई मतलब बड़ा पेड़ का छोटा वर्जन, लेकिन वो भी असली पेड़ होता है। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ जो होता है वो कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बॉन्साई वर्जन भी मिल जाएगा अगर आपको छोटे जगह पे रखना है तो, और वो भी सांस ले रहा होगा। इटाली में ये फिकस बॉन्साई ट्री है, क्रिस्पी इटाली में मौजूद है, और ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट बॉन्साई ट्री इन द वर्ल्ड है। क्रेस्पी म्यूजियम, अगर आप इटाली घूमने गए, क्रेस्पी म्यूजियम जाना, क्रेस्पी बॉन्साई म्यूजियम, और आपको वहां पर ये 1000 साल पुराना पेड़ छूने मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, ये जो स्केलेटन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे दुनिया का सबसे अमीर स्केलेटन कहा जाता है। ये है वर्ना नेर्कोपोलिस। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा स्केलेटन मिला था जिसके आसपास इस विश्व का सबसे ओल्डेस्ट ज्वेलरी मौजूद था, जो कि करीब 5000 साल पुराना सोना का ज्वेलरी था। सोना कितना मस्त चीज है ना। आपके घर में भी आपके
मम्मी का सोना का शौक जरूर होगा, सबको पसंद है सोना का ज्वेलरी, मॉम्स को स्पेशली। तो उनको बता दो कि मम्मी आपका जो सोना है ना वो बहुत मस्त चीज है, क्योंकि सोना जैसा अभी दिख रहा है जैसे लोहा में रस्टिंग लग जाता है, ठीक है, लेकिन सोना जैसा दिखता वैसे ही रहता है, चाहे 5000 साल बीते चाहे 6000 साल बीते, मस्त चीज है सोना। तो फैक्ट पे वापस आए तो ये स्केलेटन के आसपास इतने सारे सोना मौजूद थे और ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट दिखा जो कि सजाया हुआ था। यूएस स्टेट कोलोराडो जो है वहां पे लेक वर्ना के सामने ये मिला था। कोई आपसे पूछे कि विश्व का ओल्डेस्ट ज्वेलरी कहाँ मिला था और वो क्या था, यही है जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये है 5000 साल पुराना यूएस के कोलोराडो के लेक वर्ना के पास। ऑफ कोर्स जो सोना मिला वो तो गवर्नमेंट का हो जाएगा क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया। फैक्ट नंबर 1, क्या पिछला जन्म और अगला जन्म रियल होता है? सबसे पहले तो मैं आपके पास वाले लोग जो हैं उनसे बोलूंगा कि आप बात करना एक बार अपने मॉम डैड से। वो जरूर ऐसा कहेंगे कि गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने सुना है, जो कि ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि उनको याद है कि पिछला जन्म में क्या हुआ था। और इंडिया में भी कई जगह पे, हरियाणा और कई जगहों पर ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें कि इंसान कहता है कि मेरा पिछला जन्म में घर यहाँ था। न्यूज रिपोर्टर वगैरह उनको वहां पे मिलाने ले जाते हैं और ऐसे कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पे उनका गांव था, ये था, वो था, और एक्चुअल में जैसा कहानी बताते हैं वैसे ही निकलता है असली में भी। और कई थेरेपीज वगैरह भी होती है जिससे कि लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है, यानी उनको याद दिलाने की कोशिश की जाती है। ऑफ कोर्स इस चीज को, इस लॉजिक को विज्ञान नहीं मानता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान, इसमें अंतर ये है कि स्पिरिचुअलिटी के लोग ये मानते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का बना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो सिंपल चीज नहीं है जो कि बस फिजिकल में सीमित है, मतलब एक मैजिकल सी चीज है जिसको कि सोल, आत्मा कहते हैं। आध्यात्म इस बात को मानता है। साइंस इस बात को मानता है कि हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है बस उसी के चलते हम बोल पा रहे हैं, एडिशनल मैजिकल कुछ नहीं है। हम खत्म, बॉडी मर गया, सब खत्म, जीरो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऑन अ ब्रॉडर टर्म आप थोड़ा सोच के देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर्सनली बोल रहा हूं, कि सोल नहीं होता है। सोल का एग्जिस्टेंस है एक ऐसी चीज। आपका बॉडी तो इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन से बना है, वो सब ठीक है, लेकिन आप जो हो, जो ये कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ बॉडीली लेवल की चीज नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स में भी पता किया गया है कि इस दुनिया का हर चीज कनेक्टेड है। एक इंसान का थॉट दूसरे इंसान को इफेक्ट करता है, न जाने क्या क्या पता किया गया है। तो क्या है ना कि साइंस अभी नहीं जानती है, साइंस का एक दायरा है, एक लिमिटेड दायरा। हम इंसान भी लिमिटेड है। आप कोई भी वैज्ञानिक के पास जाओ ना, उनको बोलो कि हमारे कितने सेंसेस हैं, 5 सेंस, 6 सेंस, 7 सेंस बोलेंगे, वो क्या क्या डायरेक्शनल बैलेंस वाला भी क्या क्या सेंस होता है बॉडी में, सबको मिला दे तो 10-20 सेंसेस है। अब दुनिया को हम लोग 10-20 सेंस से ही देख रहे हैं, लेकिन वो सेंसेस लिमिटेड है ना। हम सेंस कर पा रहे हैं, हम उतना ही देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे उतनी ही चीजें मौजूद हो। एक बच्चा मान लो कि यहाँ पे जन्म लिया मेरे स्टूडियो में, और उसको मैं ये बताया कि यही दुनिया है, बाहर से एक भी नॉइज नहीं आने दे रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो। वो 4 साल 8 साल इसी कमरे में रहा, यहीं पे जिंदगी, उसको मैं बताया नहीं कि बाहर दुनिया होती भी है। तो आप यकीन करो कि उसके कॉन्शियसनेस में ये बात आएगी भी नहीं, बाहर की कोई चीज, उसका दायरा यहीं तक रहेगा और उसको बस यही पता होगा कि इतना ही कुछ है। लेकिन जब बाहर जाएगा तो देखेगा कि दुनिया इतनी बड़ी है, धरती इतना बड़ा है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है। यही चीज हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग के लिए जो गैलेक्सी, सोलर सिस्टम है, हम लोग जो देखे हैं जितना दूर, बस उतना ही जानते हैं कि यूनिवर्स का भी एक किनारा होगा। इस यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है वो हमारा ब्रेन सोचने के लिए बना ही नहीं है, फट जाएगा ये उतना सोचने से। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि उसके बियॉन्ड की चीज है? नहीं है, बस लिमिटेड सेंसेस के चलते हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। तो आफ्टर लाइफ विज्ञान के लिए स्ट्रिक्ट नो, स्टूपिड, फालतू बात, लेकिन आध्यात्म के लिए एक वर्थ थिंकिंग वाली बात। तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं आपका राय एक बार कमेंट में जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट जरूर करना। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।